दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है और इसी राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं दो देश। एक है ईरान और दूसरा है सुपर पावर अमेरिका। ईरान प्रतिशोध की आग में धधक रहा है, वहीं अमेरिका भी खामोश नहीं बैठा है। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी बारूदी बिसात बिछा दी है। दोनों देश शह और मात के लिए पूरी शिद्दत से बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिशें तो कर ही रहा है, साथ ही हथियारों को विध्वंसक भी बना रहा है। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी ईरान को दे दिया है आखिरी अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को अपने सलाहकारों को यह निर्देश दिया कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो फिर ईरान का वजूद मिटा दिया जाए। दरअसल ये अमेरिका की ईरान के लिए एक धमकी भी है और एक लास्ट अल्टीमेटम भी है कि ईरान की एक गलती उसके वजूद पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश हुई थी। नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने ईरान पर ट्रंप की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया। अमेरिका के आरोप के मुताबिक ईरानी अधिकारी की ओर से सितंबर 2024 में 51 साल के फरहाद शिकेरी को ट्रंप की निगरानी करने और उनकी हत्या करने का निर्देश दिया गया था। शिकेरी अभी भी ईरान में ही फरार है। बेशक ईरान और अमेरिका की तल्खी काफी पुरानी है, लेकिन आग में घी डालने का काम किया ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या ने, जिसके बाद साल 2023 में ईरान ने यह ठान लिया कि वो ट्रंप की हत्या करेगा। न सिर्फ ट्रंप की बल्कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यहां तक कह दिया कि कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल तमाम कमांडर्स का काम तमाम कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये तल्खियां और ज्यादा बढ़ गई। 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना और सीआईए ने मिलकर ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। जनरल कासिम अमेरिका और सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए चर्चित थे। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर हथियार विकास को लेकर भी तनातनी है। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम की क्या है स्थिति, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ईरान के एक और कदम के बारे में आपको बताते हैं, जिससे तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने करीब 1000 किलोमीटर वाली एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फारस की खाड़ी से लेकर ओमान के सागर तक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। और इसी के बाद से अमेरिका भी ईरान को लेकर अब अलर्ट मोड पर आ गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह की हार और सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद से ईरान सख्ते में है और इसी दहशत के साए को पाटने के लिए अपने सैन्य क्षमता को धार देने में जुटा है। ईरान ने जिस नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, उसकी खास बात यह है कि इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। ये एंटी जैमिंग क्षमता से लैस है और इसे अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग पैड से दागा जा सकता है। जब हम बात करेंगे ईरान से रिलेटेड, ईरान एक अलग लेवल पर तैयारी कर रहा है और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल जो उसने टेस्ट करी है, वो अपने आप में उसको एक अलग लीग में लेकर जाता है, स्पेशली इजराइल और यूएस के खिलाफ। अगर गद्र जो उसका उनका जो अपना नाम है गद्र की बात करें, तकरीबन 600 माइल्स दैट इज अमाउंटिंग टू 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एक आदमी 5 मिनट के अंदर इसे लॉन्च कर पाता है। आप ताकत सोचिए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर एंटी जैमिंग सिस्टम है।
इसको जैम नहीं किया जा सकता बाय रशिया, बाय यूएस और बाय इजराइल। बहुत बड़ी बात है। और अगर रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिक देखें तो ये पर्शियन गल्फ तक पहुंच पाता है और इवन सी ऑफ ओमान में भी इसका रेंज जो है उसको अचीव कर पाता है। ईरान की सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह को अंडरग्राउंड फैसिलिटी का दौरा करते हुए देखा गया। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हाजीजादे ने अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को सोता हुआ ज्वालामुखी कहा है। ईरान के दक्षिण पश्चिम शहर अबादान के एक कार्यक्रम में सलामी ने यह भी ऐलान किया कि IRGC एयर स्पेस फोर्स नई विशेष मिसाइलों का विकास कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि ईरान के सीक्रेट बंकर की जानकारी मिलिट्री में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही होती है। सामान्य सैनिक या फिर अधिकारियों को भी नहीं पता होता कि इनकी पोजीशन कहां है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी की तस्वीरें दुनिया के सामने आती रहती हैं। उसकी इस फैसिलिटी को देखकर लगता है कि हमलों के समय में किस तरीके से वो अपने हथियारों को सुरक्षित रख सकता है। उसने इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर्स बना रखे हैं जहां न सिर्फ बम और मिसाइलें बल्कि फाइटर जेट्स तक सुरक्षित रह सकते हैं। यानी कि कोई भी देश अगर ईरान पर हमला करता है तो फिर उसके सैन्य उपकरणों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुनिया की आंखों से ओझल एक ऐसा ठिकाना जिस पर बमों से हमला भी बेअसर हो जाता है, मिसाइलें भी नहीं कर सकती बाल बाका। दुश्मन के हमले से बचने के लिए ऐसा सुरक्षा कवच जहां न्यूक्लियर रेडिएशन का भी असर नहीं होता। यह है बंकर की बेमिसाल ताकत। यूं कहें कि एक ऐसा अभेद कवच जिसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई देश बताता है। ईरान के एक सीक्रेट एयरबेस का वीडियो वायरल हुआ और इस एयरबेस में दिखाया गया है कि किस तरीके से इस अंडरग्राउंड एयरबेस में न सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि बॉम्बर्स और कई हथियारों को छुपा के रखा गया है। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि इस तरह का सीक्रेट एयरबेस है जहां पर न तो मिसाइल से हमला किया जा सकता है और न ही बमों का कोई असर इस एयरबेस पर होगा। यानी कि ईरान ने अपने एयरबेस के लिए एक सुरक्षित ठिकाना धरती के नीचे बना रखा है। ईरान की एक सीक्रेट एयरबेस का खुलासा साल 2023 में हुआ था, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे एक बंकर के अंदर हथियारों का जखीरा तैयार करके रखा गया है। इसमें मिसाइल और ड्रोन ही नहीं बल्कि फाइटर जेट तक शामिल है। इस बेस को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि इस बेस से ईरानी वायुसेना अपने हर तरह के लड़ाकू विमान, बम वर्षक और मानव रहित विमानों का संचालन करने में सक्षम है। ईरान का ये सीक्रेट एयरबेस कितना हाईटेक है, तस्वीरों से ये भी समझा जा सकता है। यहाँ पर मेंटेनेंस की सुविधा भी है। एयरप्लेन्स के लिए कई तरह के हैंगर्स भी यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है। यानी ये पूरी तरह से साफ है कि ईरान ने धरती के करीब 500 मीटर नीचे एक अलग तरह का एयरबेस बनाया है, जो पूरी तरह से न सिर्फ हाईटेक है बल्कि वहां पर इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी होती है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइल और अंडरग्राउंड बेस उसके हर प्रांत में बनाए हैं। इन बंकरों के अंदर सुरंगों का एक बड़ा जाल है जो सिर्फ यहाँ के संचालन करने वाले लोग ही जानते हैं। इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर जाकर किसी भी तरह का हमला करना या फिर जासूसी करना आसान नहीं होगा। अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें इंक्लूडिंग यूएस और मैं तो कहूंगा इवन इंक्लूडिंग चाइना,
अगर आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, आप अपने किसी चीज को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली टॉप सीक्रेट इंस्टॉलेशंस में किया जाता है। इंस्टॉलेशन की जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर लेबोरेटरीज में क्या चल रहा है, टेस्ट फायरिंग में क्या चल रहा है, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूं शायद ईरान ने इवन ड्रोन्स, मिसाइल्स में एक बहुत अच्छी महारत हासिल करी है, सीक्रेटिव होने की वजह से। और अंडरग्राउंड बेसेस जो हैं, ये अपने आप में एक वो बेस होते हैं जहां सैटेलाइट नहीं पहुंच पाती। अगर आप सोचेंगे कि कोई स्पाई वहां पर आ जाएंगे, वो स्पाई इन्वेड कर पाना अपने आप में असंभव के समान होता है। बंकर का मतलब होता है जमीन के नीचे छोटा सा घर, जिन्हें सुरक्षा के मकसद से डिजाइन किया जाता है। जमीन के अंदर बंकर बनाना उन देशों के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट होता है जहां आए दिन बमबारी होती रहती है। जहां तक अंडरग्राउंड बेसिस का सवाल है, ये अपने आप में किसी भी कंट्री का, और स्पेशली अब ईरान का, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है। और वो एसेट आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप एक तरीके से प्रिवेंट कर पाते हैं कि दुश्मन की जो फर्स्ट स्ट्राइक आपके ऊपर अगर होती है तो आप उससे बच पाए और उसके खिलाफ एक्शन ले पाए। इसी तरह अगर आपने फर्स्ट स्ट्राइक करनी है एनिमी को सरप्राइज करने के लिए, अगर आप किसी भी तरह का वेपन सिस्टम ऑन ग्राउंड अगर मूव करेंगे, वो सर्वेलेंस में आएगा, पकड़ा जाएगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसका काउंटर किया जाएगा। बट जब आप अंडरग्राउंड बेसिस से इस तरह का काम करते हैं तो दुश्मन आपको डिटेक्ट करने में देर करता है और अल्टीमेटली आप उसको सरप्राइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जहां तक बात है, इसके ऊपर बम का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि सभी तरह के जो स्ट्रैटेजिक अंडरग्राउंड बेसिस होते हैं वो स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाए जाते हैं। वो स्टील जो है कार्बन स्टील हो सकती है, वो स्टेनलेस स्टील हो सकती है। ये अपने आप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन है, इसको तोड़ पाना बॉम्ब की काबिलियत में नहीं होता है। दुनिया भर की सरकारें और मिलिट्री कई तरह की सीक्रेट गतिविधियां करती रहती हैं। बंकर सामाजिक, रासायनिक, बम और हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन बंकरों का निर्माण आमतौर पर स्टील, कंक्रीट या फिर लकड़ी के साथ किया जाता है। अगर बंकर जमीन की सतह से काफी गहराई में हो, जैसे कि ईरान का है, तो ऐसी सूरत में बम का हमला भी बेअसर हो जाता है। ईरान का सीक्रेट बंकर जमीन से करीब 500 मीटर गहराई में है। अगर अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बमों में से एक GBU-72 बम से इस पर हमला किया जाए तो ये साधारण जमीन में 30 मीटर और कंक्रीट के फर्श पर महज 6 मीटर तक कारगर होगा। जिसको हम बोलते हैं ना कि अपने आप में ईगल 44 इज अ वेस्टर्नाइज्ड नेम गिवन, अदरवाइज उसका जो असली नाम उन्होंने दिया है वो है औगाब 44। औगाब अपने आप में एक वो सिस्टम है, एक वो जगह है जो कि एस्टिमेट करी जा सकती है कि तकरीबन 120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बंदर अब्बास के साइड होगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होमास जो है उसके नियर होगी। जो वाई बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होमास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सो इस पूरे एरिया का एक अनुमान लगाया जा सकता है। बट आप इसे क्यों बनाते हैं? आप इसे बनाते हैं सो दैट आप सरप्राइज अपना अचीव कर पाए और दुश्मन आपको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, आपके स्ट्रेटेजिक असेट्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। आपके एयरक्राफ्ट हो गए, आपके ड्रोन्स हो गए, इवन टू सम एक्सटेंट मिसाइल्स भी हो गई। आज नहीं तो कल आगे बढ़कर आपके जो न्यूक्लियर वेपन अगर आप बनाते हैं, वो आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनिमी, और ईरान प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट इजराइल और यूएस। ईरान के बारे में दावा यह भी है कि उसने जमीन के नीचे मिसाइल रखे हुए हैं और वो न्यू जनरेशन के ताकतवर हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पश्चिमी देश और खासकर इजराइल के साथ जारी टेंशन के बीच ईरान ने अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना जारी रखा। आमतौर पर एक सैन्य ढांचे के छिपने वाली जगह को ही बंकर कहा जाता है।
अमूमन हम सरहदों पर इन बंकर्स को देखते हैं और इसका मकसद यही होता है कि अगर कहीं हमला होता है तो फिर अपने रक्षा उपकरणों को और साथ ही साथ सैनिकों को उस बंकर के अंदर छिपाया जाए, क्योंकि धरती के अंदर हमलों से बचा जा सकता है और इन बंकरों को इसीलिए सरहद के पास बनाया जाता है। ईरान के जानी दुश्मन अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियारों को भी बनाने में जुटा हुआ है। ईरान की प्लानिंग है कि वो एक ऐसा न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करे जिसे 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सके। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान किस तरीके से इस तरह के बंकर्स में अपने सैन्य हथियारों को बना रहा है, लेकिन ईरान इन बातों से सिरे से इनकार करता है। उसका ये कहना है कि ये तो एक अंतरिक्ष पहल के तौर पर काम किया जा रहा है। ईरान के पास इस दूरी के हथियारों का मतलब है कि भारत, इटली, यूक्रेन और यहां तक कि रूस के बड़े हिस्से भी संभावित रूप से तेहरान के निशाने पर होंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु हथियारों को शहरूद और सेमनान में 2 साइटों पर विकसित कर रहा है। पहले से रॉकेट का स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के रूप में बताया जा रहा था। एक तीसरी साइट है सोरखे हेसर, जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के साथ परियोजनाओं को अंजाम दे रही है। सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान का सरकारी प्रतिष्ठान ठोस ईंधन वाली गहम 100 मिसाइल के लिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। गहम 100 मिसाइल को विकसित करने में उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गहम 100 और सिमोर्ग बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण उपग्रह विक्षेपण की आड़ में किए गए हैं, क्योंकि इन हथियारों को सैटेलाइट कैरियर के रूप में बताया गया है। न केवल ईरान हमेशा कोशिश यही करेगा कि वो ओपनली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी दुनिया उसे वॉच कर रही है। स्ट्रेटेजिकली यूएस और इजराइल मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह उसे आइडेंटिफाई कर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर पाए, और ये कैपेबिलिटी यूएस और इजराइल में ऑलरेडी है। वो इससे पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। सो ईरान नीड्स टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन, जो वो ले रहा है कि आड़ सैटेलाइट की लो, लेकिन काम अपना वो आगे बढ़ाओ जो कि आपके लिए स्ट्रेटेजिकली, आपकी कंट्री के लिए एक डेटरेंस हो कि किसी भी तरह का कोई अटैक ना कर पाए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा ये किया गया है कि ईरान के वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के अपने आखिरी महीनों के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी को ट्रंप प्रशासन के साथ साझा किया गया है। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को परमाणु हथियार में बदलने के लिए अब 1 साल के बजाय कुछ महीनों की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी खुफिया आंकलन ऐसे समय में आया है जब ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा कम है। ईरान की कई प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह या फिर हमास को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने उनका लगभग खात्मा कर दिया है और इसके अलावा सबसे ज्यादा धक्का बशर अल असद से हुआ है, जहां पर सीरिया का शासन पूरी तरह से खत्म होने को है, जहां से ईरान कहीं न कहीं हथियारों की खेप को लाता और ले जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान परमाणु क्षमता को अमेरिका या इजराइल के संभावित हमले के खिलाफ एक आवश्यक प्रतिरोध के रूप में देखता है। पिछले 4 सालों में ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन को काफी हद तक उन्नत किया है। 22 जनवरी को IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अपने यूरेनियम को हथियार ग्रेड के करीब समृद्ध करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नवंबर 2024 की IAEA रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कुल समृद्ध यूरेनियम भंडार 6,604 किलोग्राम था, जिसमें से ईरान के पास अनुमानतः 182.3 किलोग्राम यूरेनियम 60% शुद्धता तक संवर्धित था। IAEA की परिभाषा के मुताबिक 60% का संवर्धित करीब 42 किलोग्राम यूरेनियम एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% से ज्यादा समृद्ध होना जरूरी है और ईरान इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ज्यादातर हिस्से की देखरेख इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड स्कोर करता है, जिस पर खमेनी का कंट्रोल है और खमेनी का अमेरिका को लेकर क्या सोचना है, इसे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। खमेनी की अगर हम बात करें तो खमेनी से पहले आई थिंक 1979 के करीब अगर हम बात करें तो यूएस इतना ज्यादा ईरान के अगेंस्ट नहीं था जब वहां राजा का राज था। ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खमेनी आए, कट्टरवाद जो वहां पर आया यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है, दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है, इजराइल के तो टोटली अगेंस्ट है। मैं तो कहूंगा ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, खमेनी को पता है कि अगर दुनिया में उसके खिलाफ उसका नंबर 1 एनिमी एज अ पर्सन वो यूएस और इजराइल है, उसकी वजह से वो ईरान को टारगेट करते हैं। और ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि उसे यह भी मालूम है कि ईरान जिंदा रखने के लिए यूएस और इजराइल हमेशा कोशिश करेंगे कि खमेनी चला जाए और वहां पर राजा का राज फिर से वापस आ जाए। ईरान ने साल 2003 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 12 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर 2015 में थोड़े वक्त के लिए उसने अपने कार्यक्रम को रोक दिया। दरअसल तब ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इन्हीं पाबंदियों से पार पाने के लिए ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तैयार हुआ, जिसे लेकर एक समझौता भी हुआ था। ये समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। समझौता टूटते ही 2018 में ईरान ने यूरेनियम बनाने और उसे जमा करने का काम तेजी से शुरू कर दिया। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। ये एक ऐसा भारी धातु है जो जमीन के अंदर और समंदर के तल में भी पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राजील, कजाकिस्तान और मंगोलिया में मौजूद है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 रूप होते हैं: यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235। इनमें से यूरेनियम 235 ही वो यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने में काम आता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम को प्योरीफाई करने का तरीका बहुत जटिल है। आप यूं मानिए कि अगर आप 100 किलो यूरेनियम को प्योरीफाई करते हैं तो उसमें से केवल 700 ग्राम ही यूरेनियम आपको मिलेगा जो परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसे येलो केक भी कहा जाता है। इसके बाद इसकी लोहे की छोटी छड़ियां या फिर कलम के आकार में इसको ढाल दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये 160 टन कोयले जितनी ऊर्जा दे सकता है। यूरेनियम की खरीद फरोख्त के लिए एक ग्लोबल संस्था है जिसका नाम है NSG, न्यूक्लियर शेयरिंग ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़े देश उन देशों को यूरेनियम नहीं बेचते जिनके पास परमाणु हथियार होते हैं। ये उन्हीं देशों को यूरेनियम बेचते हैं जो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने या फिर मेडिकल की फील्ड में करते हैं। जैसे NSG भारत को यूरेनियम नहीं बेचता क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में कई देश महंगी कीमतों पर ब्लैक मार्केट से यूरेनियम खरीदते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रूस और कुछ अन्य देशों की मदद से अपने पास यूरेनियम का अच्छा खासा भंडार इकट्ठा कर लिया है। और एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास यूरेनियम का इतना भंडार हो गया है जिससे वो 3 परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर सकता है।
दावा तो यहां तक किया जाता है कि रूस ने ही ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की फेंक दी है। इन मिसाइलों के जरिए ईरान आसानी से परमाणु बम को अपने दुश्मन देश में लॉन्च कर सकता है और बस इसी बात ने दुनिया को डरा रखा है। ईरान के अंदर कुल 9 परमाणु ठिकाने हैं। पहला परमाणु ठिकाना है नंतास, जो यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है। दूसरा परमाणु ठिकाना है फोर्डो। कहते हैं कि यहाँ पहाड़ी को काटकर उसके बीच ईरान ने अपना परमाणु ठिकाना बनाया है ताकि इजराइल की बमबारी से इस ठिकाने को कोई नुकसान न हो। तीसरा परमाणु ठिकाना हस्फहान है। यहाँ यूरेनियम प्यूरिफाई करने के अलावा यूरेनियम मेटल बनाने की मशीनें भी हैं, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होती है। चौथा परमाणु ठिकाना है खोंदा। यहाँ एक छोटा वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है। इससे प्लूटोनियम का उत्पादन भी होता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जाता है। पांचवा परमाणु ठिकाना तेहरान रिसर्च सेंटर। इस सेंटर के बारे में ईरान यही बताता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा संबंधित काम होते हैं। छठा परमाणु ठिकाना है बुशेहर। खाड़ी तट पर मौजूद ये ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। सातवां परमाणु ठिकाना है करज, जिसे ईरान रिसर्च सेंटर बताता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस जगह का इस्तेमाल यूरेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन के तौर पर भी मुमकिन है। आठवां परमाणु ठिकाना है रगहंद। रगहंद ईरान का वो इलाका है जहां यूरेनियम के खदान होने की बात कही जाती है। 2013 में ईरान ने यहां से कम गुणवत्ता वाले यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। 9वां परमाणु ठिकाना है पार्शिन। ये ईरान का एक सैन्य अड्डा है जहां आम हथियारों और मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये शक भी जताया जाता है कि ईरान ने पार्शिन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का भी परीक्षण किया है। ईरान के यही वो 9 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजरायल हमले को लेकर दुनिया फिक्रमंद है। इस चिंता की 2 वजह हैं। पहली, अगर ईरान के पास सचमुच परमाणु बम नहीं है और इजरायल फिर भी इन परमाणु ठिकानों पर हमला करता है, तो आगे चलकर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जोरों शोरों से शुरू कर देगा। तब उसके पास दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। वो दलील ये दे सकता है कि इजरायली हमले से बचने के लिए वो परमाणु बम बनाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अरब देश संकट में आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। ऐसा होने से खाड़ी में पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरा खतरा सबसे ज्यादा है अगर ईरान के पास परमाणु बम है और इजरायल ईरान पर हमला करता है, तो पूरी दुनिया में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तबाही और ज्यादा होगी। और यही एक बड़ी वजह है कि इजरायल का सबसे अजीज दोस्त अमेरिका बार बार उसे ईरान पर हमला न करने की नसीहत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति को फिर से लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने ये टिप्पणी ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की कठोर नीति को फिर से लागू करने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय की, जो उनके पहले कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। ये परमाणु बम जो ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई आज की न्यूज नहीं है, ये काफी पुरानी न्यूज है। और यूएस काफी हद तक ट्राई कर रहा है। अगर आप ट्रंप का फर्स्ट टर्म देखें, वो तब भी वार्न करते रहे कि हम ये नहीं होने देंगे। क्लैरिटी अब ये है कि ट्रंप अगर पर्सनली देखें प्रेसिडेंट के तौर पर, उन्हें एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं कि एक न्यूक्लियर कैपेबल ईरान बने, वो किसी हालत में नहीं। और ये बात खमेनी अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट मौके पर, अर्लीस्ट मौके पर उसका कंप्लीट न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत यूएस रखता है, इजराइल रखता है, इच्छा शक्ति भी रखता है, पॉलिटिकल विल भी रखता है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी रखता है अपने आप में। अमेरिका प्रेशर बना रहा है और ईरान झुकने के मूड में नहीं है। अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है।
दोनों देशों के बीच दुश्मनी नई नहीं है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, इसे जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान शुरू से जानी दुश्मन रहे हैं। बात 19वीं सदी की है, जब ईरान और अमेरिका दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ईरान सोवियत संघ और ब्रिटेन से नफरत करता था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ईरान ये मानता था कि ये दोनों ही देश दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे। बावजूद इसके और ये जानते हुए ईरान ने अमेरिका से अपनी दोस्ती को कायम रखा। असली कहानी उस समय शुरू हुई जब ईरान में तेल मिला। ब्रिटेन ने अपनी तेल कंपनियों के जरिए ईरान पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। ईरान के लोग इस बात से नाखुश थे। ये वो वक्त था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से उबर चुकी थी और अमेरिका को यकीन हो चला था कि उसके अंदर सुपर पावर बनने की पूरी काबिलियत है और मौका भी था। लिहाजा 1953 में उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया। (1953) में अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट किया और इसी का नतीजा था 1979 में ईरानी क्रांति। ईरान के लोग अमेरिका से चिढ़ने लगे और यहीं से एंट्री हुई खुमैनी की। खुमैनी ने आते ही अमेरिका पर ईरान की निर्भरता को कम करना शुरू किया और साथ ही साथ ईरान में बढ़ रहे पश्चिमीकरण पर भी लगाम लगाने की कोशिश की। शाह के खिलाफ ईरान में इस कदर असंतोष पैदा होने लगा कि आखिरकार 16 जनवरी 1989 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। शाह के भागने के बाद 16 जनवरी को ही विपक्षी नेता शाहपुर बख्तियार को ईरान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी निर्वासन से वापस लौटे। उनके स्वागत के लिए तेहरान में 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। खुमैनी ने वापस आते ही बख्तियार सरकार को मानने से इनकार कर दिया और एक नई सरकार के गठन का ऐलान भी कर दिया। 16 फरवरी 1979 को खुमैनी ने मेहदी बजारगन को नया प्रधानमंत्री बना दिया। अब देश में 2 प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी ईरान की एयरफोर्स खुमैनी को अपना नेता चुन लेती है और शाह के इंपीरियल गार्ड के साथ इनका युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में शाह को हार का सामना करना पड़ता है। युद्ध के बाद ईरान में एक जनमत संग्रह हुआ। 1 अप्रैल 1979 को खुमैनी को वहां का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। हालांकि सत्ता में आने के बाद खुमैनी बदल गए और अपने खिलाफ उठने वाली हर विरोध की आवाज को दबाने लगे। ईरानी क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका से राजनयिक संपर्क खत्म हो गया। 4 नवंबर 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामिक स्टूडेंट के एक समूह ने अमेरिका के दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाए रखा। अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाने वाले शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने शरण दे रखी थी। माना जाता है कि इसके पीछे खुमैनी थे। बाद में अल्जीरिया की मध्यस्थता के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, मगर इसका बदला अमेरिका ने इराक के जरिए ईरान पर हमला करवा कर लिया और यह जंग 8 साल तक चली। नतीजतन ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। पिछले 40 सालों में अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए उस पर तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस के अकूत भंडार होने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था गर्त में गिरती जा रही है। बावजूद इसके ईरान आज भी अमेरिका के सामने झुकने के लिए राजी नहीं है, तो भी अमेरिका उसे सबक सिखाने पर आमादा है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।